हाय गाइस, माय नेम इज आकाशदीप महापात्र और आज इस वीडियो में हम एक नए चीज़ के बारे में बताने वाले हैं जो फ्रेंड्स अब तक वर्चुअल बॉक्स या VMware इन जैसे वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं काली लिनक्स या उबंटू कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन चलाने के लिए। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 के अंदर खुद का एक इनबिल्ट फीचर आता है जिसकी मदद से आप विंडोज़ में रहते हुए कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ना डाउनलोड करके काली लिनक्स उबंटू कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी ऑब्वियसली अवेलेबल हो, मतलब विंडोज़ का खुद का फीचर है तो विंडोज़ अगर अवेलेबल करेगा जैसे काली लिनक्स और उबंटू अवेलेबल है तो आप चला सकते हो। कोई भी थर्ड पार्टी जैसे VMware या वी बॉक्स ऐसे कुछ भी डाउनलोड ना करते हुए। ओके, तो उसी जिस चीज़ को कहते हैं WSL विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स। तो आज के वीडियो में हम इन कुछ बातों के बारे में जानेंगे। मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि WSL को सेटअप कैसे करना पड़ता है, विंडोज़ में वर्चुअलाइजेशन को कैसे सेटअप करना पड़ता है और ये सेटअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सेटअप में अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो वर्चुअलाइजेशन को तो छोड़ो, मतलब WSL को तो छोड़ो, वी बॉक्स या VMware भी नहीं चलेगा, कोई ना कोई एरर देगा। तो ये फर्स्ट पार्ट में हम यही दिखाएंगे कि हम WSL को कैसे सेटअप करेंगे। उसके बाद में हम काली लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे विदाउट ISO, मतलब माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर ही अवेलेबल है। तुम्हें काली लिनक्स के वेबसाइट पर जाके ISO की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम वेबसाइट में भी चला जाओ काली लिनक्स का तो वहाँ पर WSL का एक पैरा है, तो वहाँ पर नीचे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का ही लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाओगे फिर भी वो यहाँ पर ही रिडायरेक्ट कर देगा। ओके, और सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे कि मतलब आप अगर विंडोज़ में काली लिनक्स चला रहे हो तो आप ज़रूर नए हो, नहीं तो आप काली लिनक्स तो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल कर लेते। ओके, मेरी तरह मैं एक लिनक्स यूज़र हूँ, तो जो भी हो, तो वहाँ पर काली लिनक्स में आप किस किस तरह से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं वो दिखाऊंगा। उसके बाद हम उस काली टर्मिनल पर रहते हुए कैसे हम विंडोज़ टर्मिनल या विंडोज़ फाइल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या हम ये जो काली इंस्टॉल कर रहे हैं विंडोज़ के अंदर विथ यूजिंग WSL1 या WSL2, इसकी मदद से क्या हम हैकिंग कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल्ड एक डिस्कस करेंगे। और आखिरी पार्ट में हम दिखाएंगे कि हम जो लिनक्स टर्मिनल विंडोज़ में यूज़ कर रहे हैं उसका एक वर्चुअल, मतलब लिनक्स का GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कैसे ले आते हैं। ओके, तो इन कुछ चीज़ें हैं जो आप वीडियो को कंप्लीट देखना तो आपको पता चल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। और मैं आपको पहले ही एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, काली लिनक्स और विंडोज़ में थोड़ा रिलेशन बनाने के लिए। काली लिनक्स का नॉर्मल टर्मिनल विंडोज़ में आप कोई भी ऐप्स नॉर्मली ओपन कर रहे हो। काली लिनक्स का रूट टर्मिनल, उसका मतलब विंडोज़ में आप कोई भी ऐप्स एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ऑन कर रहे हो, जिसके लिए यस नो मांगता है। थोड़ा सा रिलेशन बना पा रहे हो? आप काली लिनक्स में नॉर्मल टर्मिनल पर जो भी कर रहे हो उसका मतलब विंडोज़ में कोई भी ऐप्स नॉर्मली आप ओपन क्लोज कुछ भी कर रहे हो उसके लिए आपका मेन जो कोर सॉफ्टवेयर है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर आप जब भी काली लिनक्स पर रूट टर्मिनल पर जाओगे उसका मतलब वो उतना ही खतरनाक है जितना खतरनाक विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट या पावर सेल को एडमिनिस्ट्रेटर मोड पर ऑन करने के बाद कुछ गलत दबा देना, उसके मदद से अब कंप्यूटर खराब भी हो सकता है। समझ गए हो? काली लिनक्स का रूट टर्मिनल, विंडोज़ का एडमिनिस्ट्रेटर मोड। समझ गए हो? थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होगे, जिसके लिए वो कुछ बोलता है ना कि ये एडमिनिस्ट्रेटर मोड में रेड क्लिक करके एडमिनिस्ट्रेटर में ऑन करो, बोलता है ना कुछ कुछ सॉफ्टवेयर ऑन करने के लिए यस नो मांगता है, और रूट टर्मिनल पर होता है एक्चुअली काली के भाषा में विंडोज़ पर। थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो? तो चलो वीडियो चल देखो। तो पहले वर्चुअलाइजेशन का सेटअप करने के लिए आप अपने कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल को ओपन करो। ओके, कंट्रोल पैनल सर्च करो, वहाँ उसके बाद प्रोग्राम्स पर दबाओ, उसके बाद प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पर दबाओ। उस वहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है सभी का लिस्ट आ जाएगा। वहाँ पर देखो टर्न ऑन विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ एक ऑप्शन है। ये आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते थे पर मैं दिखाया कि एक्चुअल ये जगह कहाँ पर है। यहाँ पर देखो हाइपर भी का एक ऑप्शन होगा, आपके कंप्यूटर में हो तो उसको टिक कर देना। और यहाँ पर वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म इसको भी टिक कर देना। और नीचे यहाँ पर
विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स मतलब WSL, तो इसको भी टिक कर देना। यहाँ पर मेरा हाइपर भी नहीं दिखा रहा है, अगर आपका दिखाएगा तो टिक कर देना। उसके बाद ओके करना, तो विंडोज़ सारा फीचर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा। उसके बाद एक रिस्टार्ट मांगेगा, तो आप रिस्टार्ट कर लेना। मेरे केस में भी यहाँ पर रिस्टार्ट मांग रहा है, तो मैंने रिस्टार्ट कर लिया। उसके बाद रिस्टार्ट करने के बाद आप बायोस पर जाना। वहाँ पर देखो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी नाम का एक चीज़ है, इसको एनाबल करना होगा। ज़्यादातर लैपटॉप में या पीसी में ये एनाबल ही रहता है, पर कुछ कुछ चुनिंदा केस पर एनाबल नहीं रहता, तो उस केस में आपको एनाबल करना होगा। उसके बाद सेव चेंजेस कर लेना। ओके, बायोस का एक वीडियो है, आई बटन पर देख कर लेना, चेक कर लेना। वहाँ पर आपका बायोस का पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि कैसे खोलना है, कैसे कुछ करना है, कहाँ पर क्या ऑप्शन है। उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाएंगे। वहाँ पर देखो लिनक्स सर्च करने के बाद मेरे उबंटू और काली लिनक्स दोनों ऑप्शन आ गए। और भी बहुत सारा ऑप्शन है, पर उबंटू और काली लिनक्स ज़्यादा डेवलप्ड है, ज़्यादा अपडेटेड है, तो आप मैं मतलब मेक श्योर कि इन दोनों को ही चूज़ करें। तो मैं उबंटू नहीं लूँगा, मैं काली लिनक्स यूज़र हूँ, तो मैं काली को इंस्टॉल कर रहा हूँ। ओके, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, मेरा जल्दी हो गया, वाईफाई कनेक्टेड है। ओके, मज़ाक कर रहा था यार, मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। तो उसके बाद इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखा है कि प्रेस यानी कि टू कंटिन्यू, पर ऑफ हो जा रहा है। फिर से अगर मैं यहाँ पर ऑन करूँगा, इसको पिन टू स्टार्ट कर लेना ताकि ये सामने रहे। फिर से मैं अगर ऑन करूँगा, क्या लिखा है, प्रेस यानी कि टू कंटिन्यू, तो मैं यहाँ पर अगर क्लिक करके इसको कुछ दबाऊँगा तो फिर से ऑफ। ओ अच्छा, मैं तो WSL को ही एनाबल अपडेट करना भूल गया। तो आप CMD को ओपन करो एडमिनिस्ट्रेटर मोड पर। CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो यार। ओके, तो विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट पर ये टाइप करो WSL स्पेस / अपडेट। ओके, तो यहाँ पर WSL पहले से जो इंस्टॉल है वो अपडेट हो जाएगा, पहले से विंडोज में होता है। ओके, उसके बाद इसको अपडेट करना पड़ता है। हम इस वीडियो में ही WSL 2 कैसे अपडेट करेंगे या उसको डिफॉल्ट सेटअप करेंगे वो भी जानेंगे, पर कुछ देर बाद। ओके, पहले हम WSL 1 को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं WSL का कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूँ। ओके, 1 का भी 2 का भी। तो उसके बाद देखो यहाँ पर मैं काली लिनक्स को ऑन किया। उसके बाद आप इंस्टॉलिंग इट्स में टेक ए फ्यू मिनट्स, तो ये इसके अंदर जो काली वर्चुअलाइजेशन मशीन है तो वो ऑन होने में कुछ टाइम लेगा, तो आप थोड़ा वेट करना। ओके, फर्स्ट टाइम तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लेगा। यहाँ पर अगर मैं तब तक मेरा वॉलपेपर चेंज कर लेता हूँ, ये सही लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर तब तक मेरा हो गया है। यहाँ पर आपको एक यूज़र नेम सेटअप करना होगा यूनिक्स का। ओके, तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम मेरा वाइट डेविल दे देता हूँ। उसके बाद एक पासवर्ड मांग रहा है, न्यू पासवर्ड। यहाँ पर पासवर्ड दिखाएगा नहीं, आप अंदाजे से मार लेना, उसके बाद एंटर दबा देना, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। लिनक्स में सिक्योरिटी बहुत हाई होता है, पासवर्ड वो स्टार भी नहीं दिखाता। ओके, तो 2 बार मैंने पासवर्ड वेरीफाई कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मेरा लिनक्स मशीन स्टार्ट हो गया है, वो भी नॉर्मल गेस्ट मोड पर। ओके, तो यहाँ पर कुछ लिखा है, दिस इज ए मिनिमल इंस्टॉलेशन फॉर काली लिनक्स, मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ काली लिनक्स का टर्मिनल मिलेगा। और आप अगर काली यूजर हो तो आपको पता होगा कि टर्मिनल ही काली लिनक्स का जान है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्लियर दबा के साफ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम सबसे खतरनाक कमांड sudo टाइप करके एंटर मारेंगे रूट परमिशन पर जाने के लिए। तो हम यहाँ पर रूट पर आ गए। उसके बाद हम यहाँ पर सबसे फास्ट कमांड जो काली लिनक्स इंस्टॉल करने के बाद हमेशा दबाना चाहिए, sudo apt अपडेट। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही अच्छा है कि हमें रेपोजिटरी चेंज नहीं करना पड़ा। मतलब आप अगर एकदम काली लिनक्स को इंस्टॉल करोगे विंडोज़ को डिलीट करके या डुअल बूट में, तो आपको यहाँ पर एक रेपोजिटरी ऐड करना पड़ता है। उसके बाद हम टाइप करेंगे sudo apt अपग्रेड, पहले अपडेट उसके बाद का कमांड अपग्रेड। तो यहाँ पर अपग्रेड करने के बाद यहाँ पर कुछ दिखा रहा है कि कितना पैकेज अपग्रेड होगा। 142 पैकेज अपग्रेड होगा, उसके बाद 2 न्यूली इंस्टॉल होगा, 0 रिमूव होगा। तो उसके लिए इंटरनेट चाहिए 76.3 MB और हार्ड डिस्क स्पेस चाहिए 36.5 MB। तो हम वाई दबा के एंटर करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो मैंने क्या कह रहा था कि यहाँ पर हमें रेपोजिटरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, पर इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि रेपोजिटरी अगर ज़रूरत पड़े तो कैसे आप चेंज करोगे, और मैं चेंज करके भी दिखाऊंगा। ओके, ताकि ये जो डाउनलोड हो रहा है ये और भी फास्ट डाउनलोड होगा। मतलब लिनक्स का ना बहुत सारा सर्वर होता है, तो आप कौन से सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हो वो भी मैटर करता है कि उस सर्वर से जो फाइल डाउनलोड हो रहा है उसके स्पीड के ऊपर। ओके, तो ये अगर आप लिनक्स यूज़र हो तो आपको पता ही होगा, और अगर नए यूज़र हो तो जान लो।
उसके बाद हम एक लिनक्स का फाइल इंस्टॉल कर रहे हैं, कुछ देर बाद ये काम आएगा, हम लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल करेंगे। मैंने बताया था कि हम लिनक्स टर्मिनल की मदद से विंडोज फाइल सिस्टम में कैसे इंटरेक्ट करेंगे। वहाँ पर देखो डाउनलोड करने के टाइम यहाँ पर लिखा है लिनक्स आरपीएम और लिनक्स डेव। अगर ये फेडोरा होता तो मैं ये आरपीएम वाला फाइल इंस्टॉल करता, पर अभी मैं काली लिनक्स पर हूँ। तो काली लिनक्स एक डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसलिए मैं डेव फाइल को इंस्टॉल करूंगा, लिनक्स 64 बिट डेव। ओके, तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। कुछ देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हम मेन विंडोज फाइल के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखो हम एक कमांड दबाकर आपको दिखा देते हैं कि हम काली के कौन से वर्जन पर है। cat/etc/os रिलीज। यहाँ पर देखो मैंने काली 2023 पर है, और ये देखो काली 0.1 पर है, मतलब थोड़ा सा बैक वर्जन है, पर ठीक है, चल जाएगा। ये देखो यहाँ पर डेबियन बेस है। कुछ देर पहले मैं जो बात कर रहा था, काली, लिनक्स, उबंटू, ये सब डेबियन बेस होता है। और अगर फेडोरा होता तो मैं आरपीएम वाला फाइल डाउनलोड करता। ओके, और कैट जो कमांड है ये एक एक्चुअली नोटपैड है, काली का टर्मिनल में ही दिखा देता है, जैसे आप विंडोज में नोटपैड करते हो। उसके बाद देखो हम एक सॉफ्टवेयर टर्मिनल से ही काली पर इंस्टॉल करते हैं, तो उसका कमांड है sudo apt install vlc और गिम्प। दोनों मैंने एक साथ इंस्टॉल कर रहा हूँ। अगर आप सिर्फ VLC दबाते तो सिर्फ VLC इंस्टॉल होता, sudo apt install VLC या sudo apt install गिम्प। तो मैं आप अगर जितना भी टूल का नाम दबाओगे सब एक साथ डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर दिखा रहे 255 MB का इंटरनेट पड़ेगा, तो मैं Y दबा के एंटर कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। दोनों फाइल एक साथ डाउनलोड होगा। sudo apt इंस्टॉल के बाद अब जितना भी पैकेज का नाम लिखोगे वो सारा पैकेज एक साथ इंस्टॉल हो जाएगा। काली का जो मेन सर्वर है उसके साथ कनेक्टेड है। काली लिनक्स में ऐसा ही होता है, ऐसे विंडोज की तरह नहीं कि आप एक फाइल डाउनलोड करें उसके बाद डबल क्लिक किए नेक्स्ट 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 इंस्टॉल, ऐसा नहीं होता। काली लिनक्स में जो भी इंस्टॉल करना होता है टर्मिनल से ही कंट्रोल करना पड़ता है। ओके, तो सिर्फ काली लिनक्स में नहीं, कोई भी लिनक्स सिस्टम पर, कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पर यही होता है, सब कुछ टर्मिनल पर ही होता है। ओके, उसका GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जरूरत नहीं। उसके बाद हम गिम्प दबा देंगे। ये देखो गिम्प दबाने से हमारा गिम्प स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं कि विंडोज की तरह डबल क्लिक किया स्टार्ट हुआ गिम्प, ऐसा नहीं। टर्मिनल से ही गिम्प टाइप करो तो गिम्प तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। गिम्प क्या है? फोटोशॉप नाम सुने हो? तो फोटोशॉप की तरह एक फोटो एडिटर है, बहुत ही पावरफुल फोटो एडिटर है, और मैं अपना सारा वीडियो का थंबनेल गिम्प पर ही बनाता हूँ। ओके, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हम VLC टाइप करते हैं। VLC यहाँ पर लिखा है कि VLC नॉट सपोर्टेड टू बी रन एज रूट, मतलब रूट टर्मिनल के अंदर VLC का कोई काम नहीं है, इसलिए सपोर्टेड नहीं है। तो हम एग्जिट करते हैं रूट टर्मिनल से, EXIT एग्जिट दबा के हम नॉर्मल गेस्ट टर्मिनल पर चलते हैं। मेरा व्हाइट रेविल वाला जो यूज़र टर्मिनल है वहाँ पर हम VLC दबाते हैं, तो हम यहाँ पर VLC स्टार्ट हो चुका है। तो लिनक्स के अंदर अगर कोई वीडियो है मतलब है तो आप VLC से स्टार्ट कर सकते हो। ये क्रॉस क्यों नहीं हो रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। एक सेकंड, अच्छा, पीछे ऐसा नोटिफिकेशन था, क्या लिखा है? ऑल नेटवर्क एक्सेस। नहीं, हम VLC को नेटवर्क एक्सेस देने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो एक मीडिया प्लेयर है, वो नेटवर्क एक्सेस लेकर क्या करेगा। तो उसको हम अभी क्लोज कर देते हैं। तो आप टर्मिनल की मदद से आप कैसे कोई भी फाइल डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं आपको पता चल गया। सिर्फ आपको कमांड लगाना होगा sudo apt इंस्टॉल, उसके बाद पैकेज का सही नेम दबाना। ओके, आप देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं अगर फाइल मैनेजर को ओपन करूँगा, ये देखो यहाँ पर नीचे देखो लिनक्स का एक पोर्टल आ गया है। आप लिनक्स फाइल सिस्टम को यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। जैसे हम विंडोज़ का सारा ड्राइव है उसी तरह लिनक्स का भी एक ड्राइव आ गया है, काली लिनक्स। अब जितना भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करोगे यहाँ पर सारा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो सारा ETC डेब बूट होम। अगर आप लिनक्स यूज़र हो, लिनक्स फाइल सिस्टम को समझते हो, तो ये सब कुछ देखकर आपको बहुत खुशी होगी कि यहाँ पर सारा फाइल सिस्टम आ चुका है। ओके, ये देखो मेरा यूज़र व्हाइट डेविल, इसी के अंदर डेस्कटॉप भी होता, पर अभी तो डेस्कटॉप नहीं है क्योंकि ये GUI वर्जन नहीं है, ये सिर्फ एक मिनिमल इंस्टॉलेशन है। हालांकि मैं इस वीडियो के आखिर में पूरा लिनक्स इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा विंडोज़ के अंदर, मतलब GUI वाला। ओके, तो आप देख लिए यहाँ पर आप लिनक्स फाइल सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर जो सर्च बार है, ओके, यहाँ पर अगर आप //WSL टाइप करोगे तो भी आप उसी लिनक्स जगह पर चला जाओगे। देखा तो //WSL हैश, तो जो सिर्फ कीबोर्ड से काम करता है तो उसके लिए बहुत आसान सी चीज़ होगा। जो भी हो, तो अब देखो हमने जो फाइल इंस्टॉल किया था लिब्रे ऑफिस, कुछ देर पहले डाउनलोड किया था, उसको कैसे हम यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए मैं कमांड दबाता हूँ
ls/l/mlt इसकी मदद से, इस कमांड की मदद से क्या होगा, mnt सॉरी, इसकी मदद से ये पता चलेगा कि यहाँ पर कितना ड्राइव माउंट है मेरे पीसी पर। यहाँ पर देखो CDEF इतना सारा SSD और हार्ड डिस्क का जो ड्राइव है वो माउंट है, और आखिर में WSL का 2 वर्चुअल हार्ड डिस्क भी यहाँ के माउंट है। तो मैं अभी काली लिनक्स पर हूँ, काली लिनक्स मतलब वर्चुअल स्पेस पर। तो मैं अभी सी ड्राइव के अंदर जाके दिखाता हूँ। अब सी ड्राइव के अंदर कैसे जाओगे, अगर आप सी ड्राइव के अंदर नहीं जा पाओगे तो विंडोज फाइल सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाओगे। ओके, तो मैंने जो फाइल अभी डाउनलोड किया उसको कैसे एक्सेस कर पाओगे अगर आप मेन विंडोज फाइल के अंदर ना गए तो उसके लिए आपको कमांड दबाना होगा CD का मतलब चेंज डायरेक्टरी, उसके बाद MNT, उसके बाद C। अभी देखो हम C डायरेक्टरी के अंदर चले गए, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो हम ls कमांड दबाते हैं। ls कमांड दबाने से उसके अंदर जितना भी फाइल सब कुछ है सब यहाँ पर पता चल जाता है। तो यहाँ पर देखो सारे C फाइल के अंदर C डायरेक्टरी, यहाँ पर कुछ परमिशन डिनाई दिखा रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो हमारा यूज़र का फाइल है, यहाँ पर हमारा विंडोज़ का फाइल है, मैंने जो ऑटोकैड डाउनलोड करके रखा है, यहाँ पर देखो ऑटोडेस्क का फाइल है। उसके बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखो प्रोग्राम फाइल्स का भी फोल्डर है, और प्रोग्राम फाइल्स 86 मतलब 32 बिट का भी फाइल है। ओके, तो इसका मतलब आप समझ के गए होंगे कि हम अभी सी ड्राइव के अंदर है। उसके बाद हम यहाँ पर सी ड्राइव के अंदर देख लेते हैं। ओके, कहाँ पर डाउनलोड फोल्डर एक्चुअली कहाँ पर है, तो सी ड्राइव के अंदर। उसके बाद हमें यूज़र्स के अंदर जाना होगा, उसके बाद पब्लिक नहीं सॉरी, मेरे खुद का अकाउंट के अंदर जाना होगा, आकाश, उसके अंदर हमारा ये डाउनलोड वाला फोल्डर है। तो चलो हम धीरे धीरे जाते हैं कमांड डायरेक्टरी चेंज करके। तो हम पहले यूज़र के अंदर जाएंगे। ओके, यूज़र के अंदर, उसके बाद आकाश। तो चलो हम यहाँ पर सी ड्राइव के अंदर अभी है। उसके बाद हम CD चेंज डायरेक्टरी, उसके बाद हम कौन से डायरेक्टरी पर जाने वाले हैं वो हम पहले देखेंगे। यूज़र दबा के एंटर मारेंगे तो देखो हम यूज़र के अंदर चले आए अभी। उसके बाद CD, उसके बाद एक सेकंड ls दबा के देख लेता हूँ कि कौन सा फाइल है। ये देखो यूज़र के अंदर आकाश और पब्लिक ये दोनों फाइल सिस्टम था, तो मैं CD आकाश दबा के एंटर मारूंगा तो मैं आकाश फाइल के अंदर चला गया। उसके बाद अगर मैं ls दबाऊंगा तो यहाँ पर वन ड्राइव वीडियोज़, एक सेकंड यहाँ पर ये देखो डाउनलोड्स मिल गया। तो हमें इस डायरेक्टरी के अंदर जाना होगा, तो उसके लिए हम फिर से CD कमांड लगाएंगे, चेंज डायरेक्टरी कमांड, CD डाउनलोड्स एंटर करेंगे तो हम डाउनलोड्स पर आ गए। अब हम यहाँ पर ls दबाएंगे तो देखो मेरा लिब्रे ऑफिस का जो फाइल मैंने डाउनलोड किया है विंडोज़ डिस्ट्रीब्यूशन पर। ओके, तो इसी फाइल को हम अभी इंस्टॉल करेंगे। तो हम पहले विंडोज़ पर डाउनलोड्स पर चला जाता है, क्योंकि जीप फाइल है, इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। हालांकि अब लिनक्स टर्मिनल की मदद से भी जीप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, पर मैं कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए ये मानते हुए कि आप लिनक्स पहली बार यूज़ कर रहे हो। ओके, तो चीज़ों को आसान रखते हुए मैं विंडोज़ में रहकर इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद देखो यहाँ पर एक नया फोल्डर तैयार हो गया। तो हम यहाँ पर अभी अगर ls दबाएंगे तो देखो यहाँ पर एक नया डायरेक्टरी दिखा रहा है जो पहले नहीं दिखा रहा था। ओके, क्योंकि विंडोज़ पर मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये वाला फोल्डर। इसके अंदर एक फोल्डर है लिब्रे ऑफिस, और इसके अंदर डेटाबेस का फोल्डर है। डेटाबेस के अंदर ये जो सारा डेव फाइल है, डेव मतलब काली लिनक्स का जो फाइल है, विंडोज़ में जैसे exe फाइल होता है ऐसे ही जो डेव फाइल है, तो हमें इन सारे डेव फाइल को इंस्टॉल करना होगा। तो चलो हम बारी बारी से फोल्डर के अंदर चलते हैं। ओके, उसके बाद हम CD इतना बड़ा नाम कॉपी करके आप लिख लेना या बैट का टाइप कर लेना। तो ये वाला अंदर का फाइल ls दबा के मैंने देख लिया, तो इसका भी हमें अंदर दबाना होगा। तो हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पर CD पेस्ट कर देते हैं, माउस से पेस्ट कर दिया, एंटर मार दिया, तो हम अंदर के फाइल पर के अंदर चला गया। उसके बाद इसके अंदर डेटाबेस वाला फोल्डर दिख रहा है आपको, डेटाबेस DEBS। तो हम चेंज डायरेक्टरी कमांड दबा के CD इसको कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर CD शिफ्ट दबा के DEBS, ओ सॉरी मैंने कॉपी कर लिया था ना, कोई बात नहीं, आप हाथों से भी टाइप कर सकते हो। तो हम डेटाबेस के अंदर चले गए। अब अगर हम ls कमांड दबाएंगे, देखो सारा डेव फाइल यहाँ पर अंदर दिखा रहा है। तो इन सभी फाइल को हमें इंस्टॉल करना होगा। कैसे इंस्टॉल करेंगे, मैंने एक वेबसाइट बना कर रखा है, काली लिनक्स का सारा कमांड वही पर है, तो वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। इन फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत पड़े कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना, यहाँ पर सर्च करना bit.ly/ उसके बाद काली 2001, इसको आप एंटर करना। यहाँ पर मेरा ही वेबसाइट है, मेरा ही बनाया हुआ। तो यहाँ पर काली लिनक्स का जितना भी कमांड है सब यहाँ पर है। तो यहाँ पर ही नीचे एक कमांड है,
देखो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इन काली लिनक्स, यहाँ पर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इन काली लिनक्स, यहाँ पर फर्स्ट कमांड क्या है, sudo dpkg/i*.dev। ओके, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अच्छा सॉरी, पेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शायद, हाँ मैंने दबा दिया, ये देखो। तो ये वाला कमांड अगर आप दबाओगे तो उस डायरेक्टरी के अंदर जितना भी डेव फाइल है वो सारा डेव फाइल इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, क्या कहा था, sudo dpkg/i*.dev। ओके, हमने हर कमांड के अंदर sudo क्यों दबा रहे हैं, sudo का मतलब है रूट कमांड। ओके, मैं अभी रूट डायरेक्टरी के अंदर हूँ, पहला वाला कमांड मैंने क्या दबाया था, sudo दबाया था, उस कमांड से मैं रूट डायरेक्टरी के अंदर आ गया। अगर मैं रूट डायरेक्टरी के अंदर नहीं आता तो मैंने अगर dpkg कमांड दबाऊंगा तो काली लिनक्स मुझे एक्सेस नहीं देगा, तो तब sudo की जरूरत पड़ती है, sudo dpkg। पर मेरा ये देखो, यहाँ पर देखो विंडोज में तुम डायरेक्ट लिब्रे ऑफिस यहाँ पर भी आ गया। ओके, तो मैंने इंस्टॉल कर लिया, अभी देखा इंस्टॉल हुआ। ओके, तो यहाँ पर से भी आप क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो, और या तो आप यहाँ पर भी डायरेक्ट लिब्रे ऑफिस, जैसे मैं गिम्प या VLC दबा कर रन करके दिखाया था, पर रन नहीं हो रहा, मतलब मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक किया है या मैं पैकेज का नाम सही से नहीं लिख रहा। ओके, तो यहाँ पर देखो मेरे वेबसाइट में एक कमेंट है, यहाँ पर देखो, एक सेकंड नीचे है अनइंस्टॉल वाला चीज़ के अंदर देखो dpkg लिस्ट, इस वाले कमांड से आप क्या कर सकते हो, काली लिनक्स के अंदर जितना भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, जितना भी प्रोग्राम, उन सभी को आप देख सकते हो। तो मैं ये वाला कमांड दबा के एंटर दबाते जाऊंगा तो लिस्ट बड़ा होता जाएगा। ये देखो, मैं अभी एंटर दबाते जा रहा हूँ तो लिस्ट बड़ा होते जा रहा है, ये देखो। तो यहाँ पर मैं लिब्रे ऑफिस सर्च करूंगा कि असल में उस पैकेज का नाम क्या था। ओके, तो ये देखो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस तो दिख रहा है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये विंडोज़ नहीं है कि आप सब कुछ कलर्स सब में आ जाएगा। ये लिनक्स है, यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट ही सब कुछ होता है क्योंकि सारा काम टर्मिनल के अंदर होता है। ओके, मैंने बार बार यही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस सर्च करो, ये देखो यहाँ पर मुझे लिब्रे ऑफिस मिल गया है, पर लिब्रे ऑफिस का पैकेज का नाम है लिब्रे ऑफिस 7.5, ये पैकेज का नाम है, और मैं सिर्फ लिब्रे ऑफिस दबा रहा था तो इसलिए नहीं हो रहा था। तो इस प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए हमें Ctrl+C दबाना होगा। Ctrl+C दबाने से क्या होता है, कोई भी अगर टर्मिनल पर प्रोग्राम रन हो रहा है या कोई भी प्रोग्राम से बाहर जाना है तो Ctrl+C दबाना होता है। ओके, याद रखना, बहुत ही काम में आता है, फ्यूचर में भी काम में आएगा जब तुम पिंग करोगे, जो भी हो। तो यहाँ पर देखो मैं लिब्रे ऑफिस 7.5 दबा दिया तो हमारा लिब्रे ऑफिस स्टार्ट हो चुका है। और लिब्रे ऑफिस एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑल्टरनेट वर्जन है और फ्रीली अवेलेबल है और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। मैं लिनक्स पर यही यूज़ करता हूँ क्योंकि लिनक्स पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सपोर्ट नहीं मिलता, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर भी देखो लिब्रे ऑफिस का सारा कुछ आ गया है। अब यहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके ओपन कर सकते हो और काली टर्मिनल से भी ओपन कर सकते हो। तो मैं इसको पिंग कर देता हूँ, ये सफ़ेद वाला, इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, मतलब लिब्रे ऑफिस वाला सब कुछ रहता है। तो हमने ये देखा कि विंडोज़ में अगर कोई फाइल है, काली टर्मिनल की मदद से अब हम उस विंडोज़ के फाइल सिस्टम के अंदर उस फाइल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और नॉर्मली कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। VLC और गिम्प मैंने इंस्टॉल करके तो दिखाया है। अब हम इस फोल्डर से बाहर जाएंगे तो हम दबाएंगे cd विंडोज़ के लिए है, लिनक्स के लिए cd_. ये कमांड दबाने से क्या होता है कि जो भी फोल्डर के अंदर है आप उस फोल्डर से बाहर आ जाएंगे। ये देखो मैं cd_. दबाते जा रहा हूँ और यहाँ पर मेरा फोल्डर कम होते जा रहा है। आप ध्यान से देखो, मैं सारे फोल्डर से बाहर आ गया, अभी तो C ड्राइव से भी बाहर आ गया और MNT से भी बाहर आ गया। उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि इंटरनेट से कनेक्टेड है कि नहीं। तो मैं ping google.com करूँगा तो देखो गूगल से रिप्लाई आ रहा है, तो इसका मतलब ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। मैं फिर से Ctrl+C दबाया इस प्रोग्राम को रोकने के लिए। ओके, एक बार ना हो तो 2-3 बार दबा देना Ctrl+C। ओके, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद हम विंडोज़ का पावर सेल खोलेंगे आपको एक चीज़ दिखाने के लिए कि मेरा जो वर्चुअल लिनक्स है वो मेरे जो मेन मशीन है, जो होस्ट मशीन है, उसके साथ कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं। तो मैं अपने विंडोज़ पावर सेल पर IP कॉन्फ़िग दबाऊंगा, तो मुझे अपना IP एड्रेस ऑब्वियसली चाहिए। तो यहाँ पर देखो मेरा विंडोज़ दिखा रहा है कि मैं अपने एक वाईफाई से कनेक्टेड हूँ और मेरा यहाँ पर IPv4 और IPv6 सब कुछ दिखा रहा है। और यहाँ पर मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे 129, हाँ ये वाला। तो इसकी मदद से मैं अपने जो
विंडोज़ का पोर्ट है उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। अब पोर्ट क्या होता है उसके लिए आप ये वाला वीडियो देखो, आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। इस आई बटन वाला वीडियो ज़रूर देखना। इस वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अब अपने जो लैपटॉप है इस लैपटॉप को कैसे एक सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, मतलब आपके लैपटॉप के अंदर एक फाइल होगा और उस फाइल को अमेरिका वाला पर्सन कैसे एक्सेस कर सकता है, तो वो मैंने बताया था। तो इस वाले वीडियो ज़रूर देखना आई बटन वाला, और आपको ये पोर्ट सब कुछ नेटवर्किंग का बहुत बेसिक जितना भी कॉन्सेप्ट चाहिए वो सब मिल जाएगा इस वाले वीडियो साई बटन वाला। और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, पहले ही वाला वीडियो देखो WSL वाला, इसको नॉलेज कंप्लीट करो। उसके बाद मैं अभी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं मेरा मतलब विंडोज़ जो अभी तो मैं विंडोज़ पर हूँ, तो विंडोज़ का जो गेटवे है वो मैं पिंग कर रहा हूँ लिनक्स टर्मिनल की मदद से। मैं ये देखने के लिए कि लिनक्स मेरे विंडोज़ के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं। ओके, तो मैं यहाँ पर दबाऊंगा पिंग और मेरे डिफ़ॉल्ट गेटवे का जो आईपी एड्रेस है वो दबाऊंगा। तो उसके बाद मैं एंटर दबाऊंगा। ये देखो रिप्लाई आ रहा है, मेरा कंप्यूटर मेरे वर्चुअल मशीन को रिप्लाई कर रहा है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ। तो इस प्रोग्राम को रोकने के लिए मैंने क्या दबाया था, Ctrl+C दबाया था। और ये मैंने आपको क्यों दिखाया है, ये कुछ देर बाद काम आएगा। SSH ये सब में काम आता है। अब SSH क्या होता है वो हम वीडियो के आखिरी पार्ट में बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो रिमोट डेस्कटॉप की मदद से हम जो GUI वर्जन है लिनक्स का उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी हम इस वीडियो के आखिरी पार्ट में बताएंगे। आप अभी टर्मिनल देख रहे हो तो आप पूरा लिनक्स ही देखोगे विंडोज़ के अंदर। ओके, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ा कि मेरा जो वर्चुअल मशीन है वो सबके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं। अगर कम्युनिकेट नहीं करेगा तो हम रिमोटली उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, जो ओरिजिनल GUI वर्जन है। उसके बाद देखो वो हम एकदम वीडियो के आखिरी पार्ट में बताएंगे। तो आप देखो मैं यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहा हूँ कि हम इस मशीन के मदद से हैकिंग कर सकता है कि नहीं। तो पहले हमें यहाँ पर देखो मैं IW कॉन्फ़िग लिखते हैं, विंडोज़ के लिए होता है। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, विंडोज़ टर्मिनल और लिनक्स टर्मिनल साइड बाय साइड खोला रहेगा तो कंफ्यूज तो नॉर्मली हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैं IF कॉन्फ़िग लिख रहा हूँ और यहाँ पर मुझे लिनक्स दिखा रहा है कि मैं ईथरनेट के साथ कनेक्टेड हूँ। पर उस तरफ विंडोज़ ने अभी अभी मुझे दिखाया है कि मैं वाईफाई के साथ कनेक्टेड हूँ। यहाँ पर नीचे WLAN 1 या WLAN 2 ऐसा कुछ दिखाना चाहिए था, पर मेरे लिनक्स जो वर्चुअल मशीन के अंदर है वो नहीं दिखा रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जो लिनक्स मशीन है, ये जो आप लिनक्स टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं, इसकी मदद से आप 50% हैकिंग कर सकते हो और 50% हैकिंग नहीं कर सकते। कौन से हैकिंग नहीं कर सकते, जो हैकिंग के लिए आपका वाईफाई एडाप्टर ज़रूरत है। मतलब आपका जो साइड वाला रूम में, मैं अभी हॉस्टल पर हूँ। ओके, और मैं जो भी हो तो साइड वाला बंदे का वाईफाई का पासवर्ड, राउटर का पासवर्ड तुम्हें नहीं दे रहा है पर तुम्हें चाहिए। तो मेरा जो वाईफाई है, मैं अगर असली काली लिनक्स पर होता तो मैं क्या करता, अपना वाईफाई एडाप्टर जोड़ता, या ज़रूरत ही नहीं है, मेरा लैपटॉप का एडाप्टर ही बहुत कैपेबल है। तो मैं उस एडाप्टर को मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करता, उसके बाद उस राउटर के साथ इंटरफेरेंस में कनेक्ट होता, उसके बाद मैं उस पर्सन को पासवर्ड के लिए बोलता। मतलब इनडायरेक्टली तो नहीं बोलूँगा, नहीं तो ना बोल देगा, तो मैं उसको इनडायरेक्टली बोलूँगा। मैं उसका नेटवर्क जैम कर सकता हूँ। मैं उसका वो जो सर्च कर रहा है, वो कुछ सर्च कर रहा है कि www.car.com, पर उसका जो रिजल्ट वो मैं जो चाहूँगा वो उसको दिखेगा। ओके, तो ये सब मैं एक्सेस कर सकता था अगर यहाँ पर ये मेरे डायरेक्ट वाईफाई के साथ कनेक्ट करता। डायरेक्ट वाईफाई मतलब मेरे कर्नेल है जो मेरे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर रहा है, तो उसके साथ अगर ये इंटरेक्ट कर सकता था तो मैं ऑब्वियसली ये सब हैकिंग कर सकता था, जो डायरेक्ट एक मॉड्यूल के साथ कनेक्ट होकर करना पड़ता है। ओके, तो ये वाला 50% हैकिंग आप नहीं कर सकते। और भी मैं आसान शब्दों में कहूँ तो आप ARCrackNG इस तरह का जो टूल्स है इन सब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर आप Nmap इस तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। क्योंकि Nmap जो गिद्रा इन तरह का जो सॉफ्टवेयर होता है हैकिंग का, तो इन तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। क्योंकि इस तरह का हैकिंग से आप क्या कर रहे हो, आप एक वेबसाइट के अंदर बग ढूंढ रहे हो या वेबसाइट को सेल्फ डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके आपका लैपटॉप से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आप डायरेक्टली इंटरनेट के साथ कर रहे हो। तो उन सारा जो हैकिंग का पोर्सन हो गया 50%, तो उन सारा हैकिंग आप यहाँ से कर सकते हो।
तो कौन सा नहीं कर सकते? जो डायरेक्ट आपका लैपटॉप के साथ कम्युनिकेट करेगा उन सारा हैकिंग आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो वर्चुअल मशीन है वो डायरेक्ट आपका कर्नल के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो आपका जो वाईफाई अडेप्टर जो आप मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करोगे तो वो नहीं हो रहा है, क्योंकि डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। पर जो आप डायरेक्ट जो वेबसाइट के साथ कम्युनिकेट करके हैकिंग करने की कोशिश करोगे तो उन सारा हैकिंग बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उन सारे हैकिंग में कर्नेल बीच में नहीं आएगा, जो वर्चुअल मशीन में पॉसिबल नहीं है। ओके, तो उसके बाद देखो मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। आप बोलोगे कि हम अभी WSL1 पर है तो इसलिए हम नहीं कर पा रहे, तो हम WSL2 पर जाते तो हम कर पाते। ऐसा नहीं है। ये देखो WSL2 का डिफरेंस यहाँ पर दिखा रहा है कि हम WSL2 में लिनक्स का फुल कर्नेल यूज़ कर पाएंगे। तो मैं आपका ये वाला ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। मैं WSL2 सेटिंग कर देता हूँ। मैं यहाँ पर टर्मिनल पर दबाऊंगा। WSL2 ऑलरेडी इंस्टॉल है पर वो डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो हमें इसको डिफ़ॉल्ट करने के लिए दबाना होगा WSL स्पेस //set/default/version2 एंटर करूंगा। क्या लिखा रहा है? कमांड, ओ सॉरी मैं लिनक्स पर क्यों दबा रहा हूँ यार? WSL तो विंडोज का फीचर है, तो हम विंडोज के पावर सेल पर दबाएंगे, लिनक्स पर नहीं। दोनों टर्मिनल साइड बाय साइड खुला है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ओके विंडोज का अलग कमांड, लिनक्स का अलग कमांड, तो इसलिए थोड़ा तो विंडोज के टर्मिनल पर अब लिखो WSL//set/default/version2। तो यहाँ पर देखो दिखा रहा है कि ऑपरेशन कंप्लीट सक्सेसफुली। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि WSL2 पर रन हो रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पर दबाएंगे WSL /L/V। यहाँ पर देखो दिखा रहा है कि जो काली लिनक्स वर्चुअल मशीन है वो अभी WSL वर्जन 2 पर चल रहा है। ओके, तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो कि आपका डिफॉल्ट WSL2 सेट हुआ कि नहीं। चलो अब लिनक्स पर चल के दिखाता है कि अब WSL2 डिफॉल्ट हो चुका है, मतलब लिनक्स WSL2 पर रन हो रहा है। अब देखते हैं कि वो हमारे कर्नल के साथ इंटरेक्ट कर पाता है कि नहीं, विंडोज कर्नल के साथ। ओके, अब लिनक्स कर्नल तो पूरा एक्सेस कर सकते हो, पर विंडोज कर्नल के साथ क्या ये यूज होगा? उसके बाद एक सेकेंड, मैं इसको अपडेट करना पड़ता है। तो अपडेट करने के पहले मैं रेपोजिटरी चेंज करके दिखाता हूँ। sudo nano etc apt source.list ये जो फाइल है उसके अंदर होता है। ये देखो इसी रेपोजिटरी के मदद से, मतलब इसी लिंक के मदद से मेरा जो लिनक्स मशीन है, वर्चुअल मशीन है, वो लिनक्स सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है। यहाँ पर हम HTTP की जगह HTTPS दे देंगे और यहाँ पर काली रोलिंग सब कुछ पहले से अवेलेबल है। उसके बाद हम यहाँ पर Ctrl+X दबा के Y दबा के एंटर करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ओके, ये एक नैनो एडिटर है। नैनो एडिटर भी नोटपैड की तरह ही एक टेक्स्ट एडिटर होता है। ओके, तो हम यहाँ पर sudo apt अपडेट और अपग्रेड पहले जैसे दबाया था ऐसे ही दबाएंगे। हमने अभी WSL2 में कन्वर्ट किया तो थोड़ा अपडेट कर लेते हैं, तो बाद में कोई कहेगा कि तुमने अपडेट नहीं किया तो नहीं हो रहा। हो गया सब कुछ तैयार WSL2 में। अब हम यहाँ पर दबाएंगे ifconfig। ये देखो अभी तक ये इथरनेट 0 ही डिटेक्ट कर रहा है। WLAN 0 या WLAN 1 ऐसा कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये मेरे लैपटॉप के अंदर जो वाईफाई कार्ड लगा हुआ है उसको ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अरे भाई WSL2 पर क्या लिखा था कि तुम लिनक्स का फुल कर्नेल एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि तुम विंडोज कर्नेल को भी एक्सेस कर पाओगे। ओके, तो कोई बात नहीं। तो तुम 50% हैकिंग नहीं कर पाओगे इसकी वजह से कि मेरा जो वर्चुअल मशीन है। तो यही मैं हमेशा सबको बताता हूँ। कमेंट पर भी एक बंदा कह रहा था कि मैं वर्चुअल बॉक्स में हैकिंग सीखूंगा। अरे भाई तुम वर्चुअल बॉक्स पर रहोगे तो तुम एक्चुअल जो विंडोज कर्नेल इंस्टॉल है उसको तुम एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो तुम आधा हैकिंग नहीं कर पाओगे। जो डायरेक्ट तुम्हारा जो मॉड्यूल कनेक्ट करके हैकिंग होता है वो सब नहीं कर पाओगे। तुम्हें वेबसाइट हैकिंग या बग बाउंटी ये सब कर पाओगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर कर्नेल की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कर्नेल कोई चीज़ नहीं है कि आप हाथ में उठा लोगे। वो भी एक सॉफ्टवेयर है, एक कोडिंग कर्नेल डेवलपर भी होता है। कर्नेल कोडिंग मुझे नहीं आता, वो बहुत ही इन डेप्थ का चीज़ है। ओके, तो ये अभी लिनक्स का फुल कर्नेल तुम्हें मिल गया है WSL2 में, पर विंडोज का कर्नेल जो अभी यहाँ पर इंस्टॉल है, क्योंकि मेरा जो बायोस है वो वहाँ पर विंडोज इंस्टॉल है, लिनक्स इंस्टॉल नहीं है। तो मेन कर्नेल विंडोज का है और उसका एक्सेस तुम वर्चुअल मशीन में रहकर नहीं कर सकते। जो कर्नेल को तुम एक्सेस नहीं कर सकते, तो कर्नेल ही एक चीज है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करता है। तो इसको इस तक ही तुम नहीं पहुंच पा रहे, तो तुम वाईफाई मॉड्यूल के साथ कैसे इंटरेक्ट करोगे? तो यही एक सैड चीज है जो 50% हैकिंग तुम्हें नहीं करने देगा कोई भी वर्चुअल मशीन पर। ये WSL हो, वर्चुअल बॉक्स हो, VMware हो, कुछ भी हो, समझ गए? तो चलो अब हम क्या करेंगे कि हम
GUI वर्जन इंस्टॉल करेंगे। ओके, मतलब अभी तक हमने लिनक्स टर्मिनल यूज कर रहे थे, अब हम एक कमांड दबाएंगे, उसकी मदद से एक ग्राफिकल वर्जन इंस्टॉल करेंगे। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है जो मैं कुछ देर बाद बताऊंगा। अब देखो कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। कमांड लाइन देखो, तो हम यहाँ पर दबा रहे हैं sudo apt install /y /kali /desktop। उसके बाद कौन से डेस्कटॉप चाहिए, तो अब जी KDE यहाँ पर लिख सकते हो, या तो आप यहाँ पर XFCE भी लिख सकते हो, पर मुझे जीनोम पसंद है तो मैं जीनोम टाइप करके इंटर मारूंगा। मेरे काली लिनक्स का जितना भी वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है सभी मैं जीनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में रहकर बनाया हूँ, क्योंकि जीनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट मुझे बहुत पसंद है और वो बहुत हैंडी भी है। ओके, मुझे आदत पड़ गई है जीनोम यूज़ करने का। मैं XFCE या KDE को पर्सनली यूज़ नहीं करता। तो एक बड़ा इंस्टॉल हो रहा है, क्योंकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इंस्टॉल हो रहा है लिनक्स का एक फुल वर्जन। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तो डाउनलोड तो हो गया, अब ये इंस्टॉल हो रहा है। ओके, आप कुछ दिनों तक लिनक्स टर्मिनल यूज़ करो, आपको ये फैमिलियर हो जाओगे कि लिनक्स टर्मिनल हठात मतलब फास्ट लिनक्स वर्चुअल बॉक्स या ऐसे इंस्टॉल मत करो। और मैं WSL क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी थर्ड पार्टी पसंद नहीं है। विंडोज़ खुद जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंस्टॉल करो ना, कंप्यूटर हैंग कम करेगा। उसके बाद आपको एक सर्विस इंस्टॉल करना होगा, उसको मैंने इंस्टॉल कर लिया और स्टार्ट भी कर लिया, sudo apt सर्विस XRDP स्टार्ट। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सर्विस स्टार्ट करने के बाद आपको विंडोज़ पर, एक सेकेंड, मुझे IP एड्रेस चाहिए, तो मैं IPADDR दबा के, आप IP कॉन्फ़िग भी दबा के IP एड्रेस देख सकते हो, जो मैंने कुछ देर पहले दिखा था। ओके, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि कितना तरह से आप लिनक्स टर्मिनल को कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा IP एड्रेस है जो ईथरनेट दिखा रहा है, पर एक्चुअली मैं वाईफाई के साथ कनेक्टेड हूँ। मैंने बोला था कुछ देर पहले कि वर्चुअल मशीन है, तो ईथर जो भी इंटरफेस के साथ कनेक्टेड हो गए IP ईथरनेट से साथ कनेक्टेड ही दिखाएगा। ओके, तो यहाँ पर मेरा IP दिखा रहा है ये छोटा करके। तो हमें यहाँ पर रिमोट डेस्कटॉप की चाहिए, हम इस काली लिनक्स को रिमोटली कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमें रिमोट डेस्कटॉप का एक फीचर होता है विंडोज़ में, इसको हम इंस्टॉल करें, मतलब इंस्टॉल तो पहले से ही है सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। यहाँ पर हमें ये IP दबा देना है 172.31147.147.59। तो हम इस IP को यहाँ पर दबा दे रहे हैं। दबाने के बाद कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर फायरवॉल कुछ परमिशन मांग रहा है, इसको चेक करके यस कर देना, तो बार बार नहीं मांगेगा। यहाँ पर देखो काली लॉगिन हो चुका है, यहाँ पर सिर्फ हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड देने के लिए बोल रहा है। तो मेरा यूज़र नेम क्या था, एक सेकंड, मैं इसको मिनिमाइज़ करके यहाँ पर, ये तो मैं अभी रूट टर्मिनल पर हूँ, मैं एग्जिट करके नॉर्मल मेरा यूज़र टर्मिनल पर जाता हूँ। ये देखो यहाँ पर मेरा यूज़र नेम दिखा रहा है, जो मैंने काली एकदम इंस्टॉल करने के बाद यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था, वो वाला यूज़र नेम वाइट डेविल दिया था। ओके, तो ये अब यहाँ पर दबा देना वाइट डेविल। उसके बाद जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो पासवर्ड भी दबा देना। उसके बाद ओके कर देना। मेरा अभी स्टार्ट नहीं होगा, तो उसका एक कारण है, बहुत ही सैड न्यूज़ है। अब काली का GUI वर्जन यहाँ पर नहीं चला सकते, ये यहाँ पर कुछ देर ब्लैक स्क्रीन रहेगा। उसके बाद है कोई एरर नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, सारा प्रोसेस सही है, सिर्फ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों कनेक्ट नहीं कर पा रहा, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं अगर सेटिंग्स पर जाऊँ और मैं यहाँ पर अगर सर्च करूँ रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग, हो गया, यहाँ पर मैं अगर रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक सैड न्यूज़ दिखाएगा कि रिमोट डेस्कटॉप विंडोज़ होम एडिशन पर अवेलेबल ही नहीं है, तुम्हें विंडोज़ प्रो चाहिए। ओके, विंडोज़ 8 डस नॉट सपोर्ट रिमोट डेस्कटॉप। तो आप जितना भी कोशिश करोगे विंडोज़ उसको रिफ्यूज़ कर देगा। यहाँ पर अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है, और अपग्रेड करना भी बहुत आसान है, बहुत सारा इंटरनेट में टूल अवेलेबल है, और गिटहब का भी एक लिंक अवेलेबल है, मैं अभी बताऊँगा नहीं। तो मैं अभी वो सारा चीज़ नहीं दिखाऊंगा कि आप कैसे कोई टूल इंस्टॉल कर लिया और प्रो हो गया, क्योंकि इस वीडियो में मैं चोरी नहीं सिखाता। ओके, मैं जो भी सिखाता हूँ जेन्युइन सिखाता हूँ। ओके, तो क्या करें, रिमोट डेस्कटॉप काम नहीं कर रहा, तो आप SSH की मदद से भी चला सकते हो, पर मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि WSL में ज़्यादा यूज़ नहीं करता। मैं एक काली लिनक्स यूज़र हूँ, तो मैं विंडोज़ भी नहीं यूज़ करता। मैं जब कंप्यूटर स्टार्ट करता हूँ तो काली लिनक्स ही स्टार्ट होता है। मैंने नया नया देखा कि WSL ऐसा भी एक चीज़ है, तो उसके लिए मैं और थोड़ा रिसर्च करूँगा कि आप विंडोज़ 11 प्रो पर ना जाते हुए भी कैसे GUI वर्जन को यूज़ कर सकते हो। तो तब तक आप टर्मिनल का मज़ा लो। टर्मिनल भी कुछ कम नहीं है लिनक्स का। अगर आप लिनक्स में सिर्फ GUI वर्जन के लिए जा रहे हो तो लिनक्स पर मत जाओ, विंडोज़ पर ही रहो।
लिनक्स का जान ही टर्मिनल है। अगर आप लिनक्स में टर्मिनल को हैंडल नहीं कर पाओगे तो आप लिनक्स में कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक कभी ना कभी एक एरर आएगा, और अगर आप टर्मिनल के साथ ज़्यादा हैंडी ना हुए तो आप उस एरर को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर प्रॉब्लम लिनक्स पर टर्मिनल से ही सॉल्व होता है। आप अपडेट करोगे टर्मिनल से ही अपडेट होगा, एक कोड दबाने से ही अपडेट होगा। कोई ऐप इंस्टॉल करोगे जैसे गिम्प या VLC मैंने इंस्टॉल करके दिखा है, वो भी टर्मिनल से ही इंस्टॉल होगा। कोई अगर फाइल में कुछ ओपन करोगे गिम्प VLC, वो भी टर्मिनल से ही ओपन होगा। कुछ नोटपैड कुछ भी ओपन करोगे, सब कुछ यहाँ पर लिनक्स पर टर्मिनल से कंट्रोल होता है। अगर आप लिनक्स पर हो तो इस माउस, मेरा माउस कहाँ गया यार, जहाँ पर भी हो माउस का ज़रूरत नहीं है, कीबोर्ड पर काम होता है। ओके, क्योंकि लिनक्स बनाया गया है कंप्यूटर वालों के लिए, जो हमेशा कोडिंग करता है, हैकिंग करता है, उन सारे लोगों के लिए। आप फोटोशॉप आप लिनक्स पर नहीं कर सकते, आप ऑटोकैड लिनक्स पर नहीं चला सकते, क्योंकि वो कंप्यूटर वालों के लिए है। और एक ग्राफिक डिज़ाइनर, ऑटोकैड, इन सब के लिए विंडोज़ है, तो आप विंडोज़ में रहो। ओके, तो जितना भी नॉलेज मैंने गेन किया था आपको बता दिया। और अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, देखता हूँ कि प्रो के वगैरह हम कैसे डायरेक्ट GUI वर्जन को चला सकते हैं। तब तक आप टर्मिनल का मजा लो। आज के लिए बाय बाय गाइज।